Well then let's start talking about the rights in the Indian Constitution. अब इंडिया में जैसे बाकी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, उसी की तरह यहाँ पर भी जो है संविधान में कुछ अधिकार मेंशन किए गए हैं। कुछ अधिकार जो कि हमारी लाइफ में फंडामेंटल हैं, वो जो है उन्हें उन अधिकारों को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है और वो अधिकार जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। अब चैप्टर 2 में जो प्रीएम्बल हमने पढ़ा अपने संविधान का, उसमें ऑलरेडी जो है कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई है, जैसे कि सभी नागरिकों के लिए इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस इंश्योर करने का। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन प्रोमिसेस को इफ़ेक्ट में लाते हैं। ये जो प्रोमिसेस हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है कि हम ऐसे भारत बनाने की कल्पना करते हैं या ऐसा भारत बनाने वाले हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है, कह सकते हो, इस तरह के भारत के निर्माण में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो है बेसिकली इम्पोर्टेंट बेसिक फीचर है इंडिया के संविधान का। आप ऑलरेडी जानते हैं कि संविधान जो हमारा है वो 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। ओके, क्या है ये? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब बराबरी का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और साथ ही साथ जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का उपचार। सबसे पहले हम लोग राइट टू इक्वालिटी को देखते हैं। अब देखो, संविधान हमारा ये कहता है कि सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को भारत में कानून के सामने बराबरी के अधिकार से या फिर कानून से बराबर सुरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। मतलब कानून के अंदर सब सुरक्षित है, सब कानून के दायरे में सुरक्षित है और सब कानून के सामने बराबर है। भारत की कोई भी सरकार जो होगी वो किसी भी नागरिक को इन दोनों पहलुओं से वंचित नहीं कर सकती है। मतलब क्या हो गया कि कानून जो है वो सभी एक तरीके से ही जो है सब पे लागू होता है। आपका स्टेटस कुछ भी हो, कानून आपके ऊपर बराबर काम करता है। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, शासन, कानून का शासन है ना। रूल ऑफ लॉ जो है वो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन नहीं, नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी आदमी जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। सो इफ समवन आस्क्स व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज व्हेन all the laws apply in the same manner to all regardless of a person's status when no one is above the law। अब यहाँ पर जो है मतलब कि किसी नेता में, सरकारी अधिकारी में या आम जनता में कोई फ़र्क नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स ये लास्ट वाला स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सा मिर्ची के साथ खा सकते हैं, इन द सेंस कि ऑफ कोर्स डिफरेंस तो थोड़ा हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, प्रैक्टिस के लेवल पर, बट एटलीस्ट संविधान में ये बात कहीं नहीं है कि नेताजी के लिए अलग सज़ा, राइट, और सरकारी जो बाबू सब हैं उनके लिए अलग सज़ा और आम जनता के लिए अलग सज़ा। ऐसा संविधान में नहीं कहा गया है। तो संविधान कानून के सामने सबको बराबर मान के चलता है। हर एक नागरिक, हमारे प्रधानमंत्री से लेके और गांव के छोटे किसान तक, सब एक ही कानून से बंधे हुए हैं। कोई भी आदमी जो है वो लीगली जो है कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्लेम नहीं कर सकता है या कोई प्रिविलेज हासिल नहीं कर सकता है सिंपली बिकॉज वो कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उनको जो है चीटिंग के चार्जेस के अंदर जो है कोर्ट में मुकदमा झेलना पड़ा। फाइनली कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि भाई वो गिल्टी नहीं थे, ठीक है, लेकिन जब तक मान लीजिए वो केस कंटिन्यू रहा, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री साहब थे उन्हें जो है कोर्ट जाना पड़ा, ही हैड टू गिव एविडेंस, फाइल पेपर्स, किसी बाकी नागरिक की तरह। तो ये जो बेसिक पोजीशन है ये जो है संविधान में और ज़्यादा जो है कह सकते हो क्लैरिफाई किया गया है। ओके, राइट टू इक्वालिटी के इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लेन करके, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर गवर्नमेंट जो है shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth। कि सरकार जो है वो किसी भी नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगी, सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। Every citizen shall have access to public places like shops, restaurants, hotels and cinema halls। हर एक नागरिक जो है वो जो भी पब्लिक प्लेस है जैसे कि दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, वहाँ पर कोई भी नागरिक जा सकता है। सिमिलरली देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स
roads, playgrounds and places of public resorts maintained by government or dedicated to the use of general public. इसी तरीके से जो है मान लीजिए कि कुआं, तालाब वगैरह, नहाने के घाट का, रोड का, प्लेग्राउंड का, या फिर जो पब्लिक रिसोर्ट वगैरह के जो जगह वगैरह है जो कि जिसकी देखभाल जो है सरकार करती है या फिर जो जनरल यूज के लिए है, यहाँ पर जाने पर कहीं कोई जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब ऑफ कोर्स ये ऑब्वियस सा लगता है, लेकिन ये कहना जो है वो नेसेसरी था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कंट्री की है हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर कि मान लीजिए कि ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जो है वो कुछ लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर जाने से रोकता था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का कानून जो था या ये चीज़ बताना क्लियरली जो है बताना कि हाँ भाई ये सब जगह पर जाने से आप नहीं रोक सकते हैं, ये ज़रूरी था। अब सेम प्रिंसिपल जो है, यही सिद्धांत जो है वो पब्लिक जॉब में भी है कि हर एक सिटीजन जो है उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ओके, they should have equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to any position in the government। कि सरकार के अंदर किसी भी पोजीशन पर किसी को रोजगार देने में, किसी को बहाल करने में जो है सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। कोई भी नागरिक जो है उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ऊपर दिए हुए किसी भी मुद्दे के आधार पर जो है किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने चैप्टर 4 में पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन ऑफर किया है। अब बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी डिफरेंट स्कीम्स दिए हैं महिलाओं को, गरीबों को और फिजिकली हैंडीकैप्ड को जो है जॉब वगैरह में जो है प्रेफरेंस देने के लिए। तो क्या आप, और बहुत लोग एक्चुअली ये कहते भी हैं कि इस तरह का रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। एक्चुअली ये नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि सबको बराबरी का ट्रीटमेंट देना, भले ही किसी की जरूरत कुछ भी क्यों ना हो। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको जो है बराबर मौका मिलना चाहिए जो कि वो हासिल करने में सक्षम है, ठीक है। और कभी कभी जो है ये आवश्यक हो जाता है कि कुछ को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, और यही रिजर्वेशन का काम है। ओके, और इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारा संविधान कहता है कि रिजर्वेशन जो इस तरीके का है वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है, ठीक है। जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो सिद्धांत है वो सोशल लाइफ में भी एक्सटेंड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन को मेंशन करता है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को, ठीक है ना, और क्लियरली डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट को कि भैया आप इसको ख़त्म करिएगा, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है, छुआछूत की प्रैक्टिस जो है वो किसी भी रूप में वर्जित कर दी गई है। अनटचेबिलिटी जो है इसका ये मतलब नहीं हुआ सिर्फ कि आप जो है सर्टेन कास्ट के लोगों को छूने से मना कर देंगे। कोई भी ऐसा बिलीफ या सोशल प्रैक्टिस जो कि लोगों को उनके जन्म के आधार पर या सर्टेन कास्ट लेवल के आधार पर लोगों को नीचा मानता है, नीचा दिखाता है, वो सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो अनटचेबिलिटी के अंदर आएंगी। ओके, इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं वो जो है फिर उन्हें दूसरों के साथ इंटरेक्शन से रोकता है, उन्हें पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने से रोकता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, तो संविधान में जो है अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध बना दिया गया, पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। ओके, अब यहाँ पर जो है कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि जहाँ कहीं भी स्टेडियम वगैरह में जहाँ पर कि 400 मीटर की रेस दौड़ी जाती है ना किसी ट्रैक पर, वहाँ पर आप देखिएगा कि जो आउटर लेन के जो कंपिटिटर्स होते हैं उनको जो है इनर लेन के कंपिटिटर से आगे रखा जाता है, मतलब वो थोड़ा आगे से दौड़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सारे, ऐसा क्यों किया जाता है पता है, क्योंकि जो आउटर लेन में होते हैं उनको लंबी रेडियस को फॉलो करना पड़ता है, इनर लेन वाले को जो है छोटे रेडियस में दौड़ना पड़ता है, मतलब दोनों का सरकमफ्रेंस अलग अलग होगा। तो ऐसे केस में जो है आउटर वाले को और इनर वाले को अगर एक ही लाइन से दौड़ाना शुरू करेगा तो टेक्निकली इनर वाले का कम दौड़ के ही इनर वाला जो है जल्दी फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएगा, आउटर वाले बेचारे को ज़्यादा दौड़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, आउटर वाले को आगे रखता है, इनर वाले को पीछे रखता है, इस तरीके से लाइन बनती है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि ऐसा सर्किट होगा। तो यही चीज़ हो गया कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो उनके लिए दिया जाता है जिनके लिए जो है कोई जॉब हासिल करना या एजुकेशन हासिल करना जो है वो ज़्यादा
मुश्किल है गरीबी की वजह से, शिक्षा के अभाव की वजह से, तो ऐसे केस में उनको थोड़ा सा पुश देना, उनको थोड़ा सा आगे करना जो है वो कहीं से भी चीटिंग नहीं है, वो एक्चुअली उनको जो है बराबरी का मौका देने में हेल्प करती है। अब आगे हम बात करते हैं अनटचेबल, यहाँ पर जो है अनटचेबिलिटी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में आपको बताया गया है। ये जो है पी साईनाथ के द्वारा लिखे गए, हिंदू में लिखे गए डिफरेंट जो है न्यूज रिपोर्ट्स हैं जिनमें कि अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की जाती है। जैसे कि चाय की दुकान पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं, दलित के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। बार्बर जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं, नाई जो है वो दलित क्लाइंट्स को का बाल वगैरह सब बनाने से मना कर देंगे। दलित स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें जो है क्लासरूम में अलग बैठना पड़ता है या उन्हें सेपरेट घर से पानी पीना पड़ता है। दलित जो दूल्हा होता है उसे घोड़े, अपने बारात में जो है घोड़े पर चढ़ने का परमिशन नहीं मिलता है, या फिर दलित जो होते हैं उन्हें कॉमन हैंडपम्प वगैरह जो है वो अलाउ नहीं होता है, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर हैंडपम्प को धोया जाता है प्यूरिफाई करने के लिए। ये सभी जो है अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। अगला जो राइट आता है, और ऑफ कोर्स ये संवैधानिक रूप से दंडनीय अपराध है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारे संविधान में जो है राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, और इक्वालिटी कब तक नहीं आएगी? जब तक कि किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो मौजूद रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? किसी भी तरह के बंदिश का अभाव, किसी भी तरह के कंस्ट्रेंट का अभाव। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब होता है कि हमारे कामकाज में दूसरों के इंटरफेरेंस का अभाव, दूसरों की दखलंदाजी का अंत, चाहे ये इंडिविजुअल लेवल पर हो या सरकारी लेवल पर हो। हम सभी जो है सोसाइटी में रहना चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन हम फ्री रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा जो है वो हमेशा हमारे मुद्दे में, मैटर में पैर अड़ाता रहे। हम जो है चीज़ों को उस तरीके से करना चाहते हैं जिस तरीके से हम उसे करना चाहते हैं, है ना। दूसरे जो हैं उन्हें ये डिक्टेट नहीं करना चाहिए कैसे इसको करना है। और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सभी नागरिकों के पास कुछ अधिकार हैं, कुछ आज़ादी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, मतलब कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पीसफुल तरीके से असेंबल होने की आज़ादी है आपके पास। एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म करने की आज़ादी है आपके पास। पूरे देश में फ्रीली मूव करने की आज़ादी है। ऑफ कोर्स कोरोना के टाइम में थोड़ी सी इस आज़ादी में बाधा आई थी, राइट, बट दैट वाज जस्ट फॉर सेविंग पब्लिक लाइव्स। हम जो है हमारे पास जो है देश के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी है, और इसके अलावा कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, कोई भी पेशा अपनाने की आज़ादी है। अब आप सभी को याद होगा कि हर एक नागरिक के पास ये सारे अधिकार हैं, तो मतलब ये हो गया कि आप जो है अपने आज़ादी का इस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो कि दूसरों के आज़ादी के हक पे जो है दखलंदाजी करता हो। अपने फ्रीडम का यूज आप जो है पब्लिक डिसऑर्डर पैदा करने के लिए नहीं कर सकते हैं। आपको बोलने की आज़ादी है, अच्छी बात है, लेकिन अब 12 बजे रात में आप लाउड स्पीकर लगा के जो है नहीं चिल्ला सकते हैं। रीज़न क्यों है? रीज़न क्या है कि भाई आप जो है तब पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में क्या हो रहा है? आपका अधिकार दूसरे के अधिकार में टांगा रह रहा है ना, तो ऐसे में फिर आपके अधिकार को थोड़ा सा कतर दिया जाएगा। बेसिकली आप वो सब करने के लिए फ्री हैं जिससे दूसरे किसी का नुकसान ना हो। और हाँ, फ्रीडम जो है वो सिर्फ इस चीज़ का अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि आप वो सब करिए जो आप चाहते हैं, ठीक है ना। सरकार जो है वो सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगाती है हमारे आज़ादी के ऊपर, सोसाइटी के हित में ही, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो फ्रीडम, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ये बहुत ही एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी का। हमारे आइडियाज़ या पर्सनैलिटी जो है वो तभी डेवलप करती है जबकि हम दूसरों के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट, संवाद कर सकते हैं। आप जो है दूसरों से अलग सोच सकते हैं। अब अगर 100 लोग भी अगर एक तरीके से सोचते हैं, आपके पास अलग तरीके से सोचने की आज़ादी रहनी चाहिए। ये नहीं कि 100 ऐसा सोच रहा है, तू अलग क्यों सोचा, तुमको टांग देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 100 लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा बोलते हैं, इसका ये मतलब इसके साथ ही लेकिन आपको भी ये आज़ादी है कि आप अलग तरीके से सोच सकते हैं, आप अलग तरीके से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जो है सरकार की नीतियों के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एसोसिएशन के, पर्टिकुलर समूह के एक्टिविटीज़ से आप डिसएग्री कर सकते हैं। आपको जो है सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, या फिर जिस किसी भी एसोसिएशन के एक्टिविटीज़ के बारे में अपने आप पेरेंट्स वगैरह चर्चा कर रहे हैं तो उसकी आलोचना का अधिकार है। आप जो है अपने व्यूज को पंपलेट के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा पब्लिसाइज भी कर सकते हैं।
आप पेंटिंग, पोइट्री या सॉन्ग्स के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जो है इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रयोग जो है दूसरों के खिलाफ हिंसा भड़काने में नहीं कर सकते हैं। आप जो है इसका प्रयोग लोगों को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, उकसाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। और ना ही आप जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज जो है किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए कह सकते हैं, उसके बारे में कोई झूठी बुरी बात फैला के, है ना, इस पर आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है इनफैक्ट। तो इस तरह से नागरिकों के पास अधिकार है मीटिंग करने का, रैली निकालने का, राइट, धरना वगैरह देने का, ये सब अधिकार है उनके पास किसी भी मुद्दे का। वो जो है कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहेंगे, आइडियाज एक्सचेंज करना चाहेंगे, पब्लिक सपोर्ट किसी मुद्दे पर जमा करना चाहेंगे, या फिर किसी कैंडिडेट या पार्टी के लिए जो है इलेक्शन में वोट मांग सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? फिर अधिकार तो है आपके पास, लेकिन कंडीशन क्या है कि मीटिंग को जो है, मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल, मीटिंग शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसकी वजह से कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए या ब्रीच ऑफ पीस जो है नहीं होना चाहिए, शांति नहीं भंग होनी चाहिए। ऐसे लोग जो कि इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और मीटिंग में, उन्हें जो है अपने साथ हथियार नहीं रखना चाहिए। सिटीजन्स जो है वो एसोसिएशन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कर्स जो है फैक्ट्री में, वो जो है अपना वर्कर्स यूनियन बना सकते हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो आशावादी, कुछ लोग जो हैं वो आपस में मिलके एसोसिएशन बना सकते हैं और करप्शन या पॉल्यूशन के खिलाफ कैंपेन कर सकते हैं। अब जैसे नागरिकों के पास मान लीजिए ये आज़ादी है कि वो देश के किसी हिस्से में जा सकते हैं, हम जो है देश के किसी भी हिस्से में रहने के लिए, सेटल होने के लिए आज़ाद हैं। अब मान लीजिए कोई एक आदमी है जो असम का है और वो जो हैदराबाद में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब उसके पास शहर में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, राइट, हो सकता है कि वो कभी हैदराबाद गया भी नहीं हो, लेकिन इंडिया के नागरिक के तौर पर उसके पास ये अधिकार है कि वो वहाँ पर अपना बेस बना सकता है। ये राइट जो है यही राइट जो है वो लाखों लोगों को गांव से जो है शहर माइग्रेट करना अलाउ करता है, या फिर जो पुअर रीजन है कंट्री के, वहाँ से प्रोस्पेरस रीजन में या शहरों में जाना अलाउ करता है कि नहीं। कभी अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र में या किसी और स्टेट में अगर आवाज़ उठती है कि यहाँ के लोग क्यों आए, यहाँ के लोग क्यों आए, एक्चुअली दे शुड नॉट ब्लेम द पीपल, दे शुड लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ऐसा कहता है। यही फ्रीडम जो है वो ऑक्यूपेशन के चॉइस पर भी है। आपको कोई ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकता है कि आपको यही काम करना है। महिलाओं को ये नहीं कहा जा सकता है कि आप यही काम कर सकती हैं, ठीक है। जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको ये नहीं कहा जाएगा कि अपना आप खानदानी पेशा चलाइए। सबके पास आज़ादी है, जो पेशा करना चाहे, जो प्रोफेशन अपनाना चाहे वो कर सकता है। संविधान कहता है कि कोई आदमी जो है उसे जीवन या व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता है। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट जहाँ पर कानूनी रूप से ऐसा होना है वहाँ को छोड़ के। नहीं, क्राइम करिएगा, जेल में डाल दिया गया तो मतलब क्या हो गया, आपके आज़ादी से तो आपको वंचित किया गया ना, आपके लाइफ से आपको वंचित किया गया। लेकिन क्या करिएगा, कानून ही ऐसा बना है कि गलती करिएगा तो जाइएगा फिर। मतलब क्या हो गया, कोई आदमी अगर मान लो किसी आदमी को जो है आप वैसे नहीं मार सकते जब तक कि कोर्ट ने डेथ सेंटेंस ना दिया हो, ठीक है। और इसका ये भी मतलब हुआ कि गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर जो हैं वो किसी को अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके पास कोई कानूनी उसका जस्टिफिकेशन ना हो। और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उनको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आदमी, वो आदमी जो कि अरेस्ट किया जा रहा है या कस्टडी में लिया जा रहा है, तो उसे बताना पड़ेगा वो रीजन जिसके लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। ये नहीं कि चल बुआ उठ जेल चल, ऐसा नहीं हो सकता। बताना पड़ेगा कि बेटा आपने कल जो बाइक छीनी थी ना वो गलत बात है। क्यों? क्योंकि बाइक छीनना अपराध है, आपको चलिए अब जेल जाना पड़ेगा। तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, राइट। जिस आदमी को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है उसे जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है 24 आवर्स के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2-3 दिन रखे हुए हैं, घर के लोग आराम से आ रहे हैं, खर्चा पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही साथ ऐसा जो आदमी है जिसको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, तो वो जब मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा तो उसे जो है अपने वकील से जो है वकील से कंसल्ट करने का अधिकार है, या फिर अपने डिफेंस के लिए वकील हायर करने का, रखने का अधिकार है, ठीक है। अब अगर मान लो कि आप लोग ग्वांटानामो बे और कोसोवो वाला घटना सब याद करें तो इन सभी केसेज में जो है ज़्यादातर जो लोग थे उनकी जो बेसिक लिबर्टीज़ थी, राइट, उनके इंडिविजुअल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन, उससे उन्हें वंचित किया गया था। सो वेल दीज वर टू की राइट्स हियर। अगले लेसन में हम लोग जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को देखेंगे
और फिर जो है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स को देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।